Hello everyone, welcome to 365 days to IIT series. Let's have a look at question of day number 12. A uniform thin rod AB of mass 0.6 kg and length 60 centimeter stands at the edge of a frictionless table as shown in the figure. So this is our rod AB having a length of 60 centimeter and mass of 0.6 kg. It stands at the edge of this vertical table. इस edge के ऊपर ये खड़ी है, फ्रिक्शनलेस है सरफेस आपकी. A particle of mass 0.3 kg, so this is 0.3 kg, flying horizontally with a velocity v of 24 meter per second strikes the rod at point P. So this is a point P where it strikes at a height of 45 centimeter from the base and sticks to it. इससे चिपक जाती है, टकराने के बाद बाउंस बैक नहीं होती. The rod is immediately driven off the table, obviously. Determine the coordinates of the center of mass of the combined system with edge of the table as origin when rod becomes horizontal for the first time. So you have to take this part as the origin, and when the rod becomes horizontal for the first time, you have to determine the coordinates of this center of mass. तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि जेई एडवांस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोटेशनल के इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर कई बार सवाल पूछ चुकी है. 94 में, 95 में, 2003 में, 2005 में, 2013 में भी आई गेस क्वेश्चन आया हुआ है. तो आपको बस एक बार ये कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, उसके बाद आप इस तरह के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन को पिक किया है. अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है चीजों को समझने के लिए. मैं आपको एट लास्ट जेईई एडवांस में किस तरह के सवाल आए हैं वो भी बता दूंगा, और आप खुद ट्राई कर सकते हैं उन क्वेश्चन को कि कैसे किया जा सकता है. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सॉल्यूशन. अभी ये रोड फिलहाल वर्टिकली एक एज के ऊपर खड़ी है. जब ये मास m इससे टकराएगा तो इंपैक्ट की वजह से ये रोड इस एज से आगे की तरफ फ्लाई ऑफ करेगी. कैसे करेगी ये आपको देखना होगा. देखो, ऐसा करते हैं, इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आराम से सोल्व करते हैं, और यही स्टेप बाय स्टेप आप बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करोगे. ठीक है. अब ये जो रोड है ये कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी पॉइंट पे हिंज्ड नहीं है, पिविटेड नहीं है. मतलब ये जो रोड है ये फिलहाल ये देखो, ये आप टेबल की एज मानो, ये रोड इस पे ऐसे खड़ी है. ठीक है. साइड से बॉल आई और इस पे किसी वेलोसिटी v से टकराई तो ये आगे की तरफ जाएगी. कैसे जाएगी? ये आगे ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी और साथ में घूमना भी शुरू कर देगी. तो इसके पास दोनों मोशन है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशनल भी है. ठीक है. अगर ये हिंज होती, अगर मान लो ये नीचे वाले पॉइंट से पिविटेड होती तो बॉल टकराती तो केवल रोटेशनल मोशन होता है इसके पास. आगे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पिविट कर रखी है. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस जो पिविट प्रोवाइड करेगा N1 N2, उसकी वजह से ये आगे जा ही नहीं पाएगी. केवल और केवल इसके पास कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन. पर फिलहाल जो सिनेरियो हमें गिवन है उसके अंदर ये कहीं भी पिवटेड नहीं है. तो इट इज दिस रोड इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन कैरी करेगा. तो अब मुझे ये बताओ, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर. क्यों रहेगा आओ देखते हैं. सबसे पहले मैं कह रहा हूं लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. आओ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी बात करते हैं ताकि आप अच्छे से आगे समझ सको. लीनियर मोमेंटम कम कब कंजर्व होता है सर? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. ये तो तब होगा ना जब आपका F एक्सटर्नल 0 हो. ये मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स. हाँ सर, ये हमें पता है. अरे F इज इक्वल टू dP बाई dt होता है. क्लियर है? अगर आपका F ही 0 हो जाए
तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है सर? कांस्टेंट का। तो मतलब P या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात? ठीक है सर। तो इसका मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इस रोड के ऊपर जो भी लग रहा है, अगर वो नेट 0 आ जाए तो मतलब लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड होगा। अब देखो सिनेरियो कैसा है सर? ये जो आपने रोड बनाई है, ये देखो, ये L लेंथ की, जो कि किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है, किसी एज पे, है ना? ऐसा है। अब जब एक कोई बॉल इससे टकराएगी, ये v वेलोसिटी है, छोटा m की, ये एक बॉल आ रही है m मास की। अब जब ये इससे टकराएगी तो यहाँ पे होगा क्या? ये देखो, यहाँ पे ये बॉल इस रोड के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। और हमारे न्यूटन भैया क्या कहते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो इसका मतलब ये जो अब आपकी रोड है, इस बॉल के ऊपर भी रिएक्शन देगी सेम एन। तो भैया ये तो एक तरह से इंटरनल फोर्सेस हो गए, इसने इसको मार दिया। तो इसका मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले क्या था सर? पहले तो केवल और केवल नीचे की साइड mg था। पर सर सेम अगर नीचे mg फोर्स अगर ये रोड सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर लगा रही है, तो टेबल भी तो ऊपर कितना लगाएगा सर? mg के बराबर ही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो F एक्सटर्नल कितना है इसके ऊपर? 0। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो बस फिर एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई हमें कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। आओ भैया, तो स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अभी अभी ये बात करके हटे हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है सर? केवल ये छोटी सी बॉल छोटे m मास की चल रही है, m इंटू वी। बाद में क्या होगा? आओ देखते हैं। ये लो और ये आ जाओ भाई। क्या होगा सर? ये जो है, अब ये किसी v वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन करेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिखा रहा हूं मैं v, और साथ में ओमेगा से घूमना शुरू कर देगी। क्लियर? पर हम तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे। तो क्या हुआ बाद में? और सर ये यहाँ पे आके चिपक गया, तो फाइनल हुआ m प्लस एम इंटू वी। ये आई भैया पहली इक्वेशन। इसको सोल्व कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो आपको m दे रखा है 0.3 kg, वेलोसिटी है 24, ये 0.6 तो 0.9 इंटू वी। तो ये कितना आया? 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलो एक बात तो पता चल गई मुझे, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में खास बात देखो, आप नोट करके लिख सकते हो। अगर ये रोड हिंज्ड होती, पिविटेड होती, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होता। कैसे? देखो, सपोज करो कि ये रोड आपकी ऐसे है, ये लो जी। अब यहां पे ये पिविटेड है, फिर से वही छोटे m मास की वो v वेलोसिटी से आई, इससे टकराएगी, तो होगा क्या? ट्रांसलेशन मोशन तो ये करने से रहा क्योंकि पिविटेड है। अब यहां पे N1 N2 आपके दो रिएक्शन फोर्सेस आ जाएंगे पिवट की वजह से, जो इसको आगे जाने से रोक रहा है। ये केवल और केवल रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है? अब देखो, क्या F एक्सटर्नल 0 है? नहीं, ये फोर्सेस आ गए हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स इस रोड के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम अब इसका कंजर्व्ड नहीं। तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है? लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व्ड होगा जब आपकी रोड फ्री टू मूव है इन एनी डायरेक्शन, इन एनी काइंड ऑफ मोशन, राइट? क्योंकि जब भी बॉल टकराएगी, नॉर्मल रिएक्शन उनके बीच में जो लगेगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, कट जाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि वो इंटरनल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस किसी प्रकार का कहीं ना पहले था ना बाद में है, तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। ठीक है? पर यदि आप इसी रोड को कहीं से भी पिवट कर देते हो, कहीं से भी इसको
टाई अप कर देते हो, मान लो एक कील से आपने इसको बांध दिया है, तो बस ये रोटेशनल मोशन कर सकती है उस पिवट के अबाउट, आगे नहीं चल सकती। पर इंपैक्ट तो हुआ है इसके ऊपर बॉल लगने से, आगे कौन जाने से रोक रहा है? सर जो नॉर्मल रिएक्शन है जो पिवट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपके रोड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ गया है, जिसकी वजह से अब आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। क्लियर? चलो सर एक चीज हमें पता चल गई। ओके, अब आओ दूसरी बात के ऊपर। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा इस केस के अंदर? जो गिवन क्वेश्चन है आपका, क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? सर चेक कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड हो सकता है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब बताओ मुझे, लीनियर मोमेंटम तो आपने बताया कि तब कंजर्व्ड होगा जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा, और एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा? जब टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा। तो अगर नेट टॉर्क एक्सटर्नल इस रोड के ऊपर 0 आ जाए, तो मतलब कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो मैं चेक कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट चेक करें? आप पॉइंट ऑफ कोलिजन के अबाउट भी चेक कर सकते हो, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सिलेक्टेड पॉइंट के अबाउट आप चेक कर रहे हो, उसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही कंजर्व्ड है, पूरी बॉडी के लिए कंजर्व्ड नहीं है। ऐसे सिनेरियोज भी हैं। तो आपको पहले एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अबाउट आप टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हो, तो केवल उसी पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। क्लियर है? पर लीनियर मोमेंटम में ऐसा नहीं है। लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं है। आप मास ऑफ द बॉल, मतलब आप बॉल प्लस रोड के लिए डिफाइन कर रहे हो लीनियर मोमेंटम को, एक पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन कर रहे हो, पर एंगुलर मोमेंटम मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर सकता हूं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। चलो एंगुलर मोमेंटम अबाउट किसके अबाउट देख लें? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कंजर्व्ड है ये। चलो एट अबाउट पॉइंट पी देख लेते हैं क्या होगा। सर जो ये पी पॉइंट है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा जो बॉल ने लगाया, और जो इस रोड ने लगाया वो ऐसे लगाया, तो ये तो इसी पॉइंट से पास हो गए, है ना? तो इसका मतलब कि टॉर्क ड्यू टू दिस नॉर्मल रिएक्शन इज 0। मैंने एक छोटी सी रील डाली है जिसमें आप टॉर्क निकालना समझ सकते हैं, कब टॉर्क लगेगा कब टॉर्क नहीं लगेगा, उसमें बिल्कुल सरल भाषा में एकदम आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, गो एंड सी दैट रील। एक छोटी सी 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है, उससे आप टॉर्क के बारे में समझ जाएंगे और अप्लाई करना भी सीख जाएंगे कि टॉर्क कैसे यहाँ पे 0 आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब जो ये रोड है, इसका mg कैसे लगा? नीचे। सर अगर इस फोर्स लाइन को मैं बढ़ा दूं तो ये तो पॉइंट पी को ही कट कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू mg भी कितना आया? 0। सर नीचे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी वजह से भी 0, तो नेट टॉर्क कितना है? 0। हाँ, तो मतलब कि आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका 0 ही आएगा नेट टॉर्क। ठीक है, वो आप करके देखें। अब बात करते हैं just after collision, when it was about to take off from the edge of the table, पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लें। नया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर अकेली रोड होती तो 60 सेंटीमीटर की रोड है, तो 30 सेंटीमीटर पे हमें सेंटर ऑफ मास मिलता है इसका। बिल्कुल सही बात है। पर अब एक एक्स्ट्रा मास चिपक गया इस पे, जैसे ही वो बॉल टकराई, अब बॉल भी चिपकी रहेगी इस रोड के ऊपर। अब सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन अब डिफरेंट हो गई है। तो ऐसा करते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनिशियली जब बॉल टकरा के चिपक गई
और ये जस्ट टेक ऑफ करने वाला ही था एज ऑफ द टेबल से, तो उस टाइम पे अपना सेंटर ऑफ मास कितना है, आओ देखते हैं। इनिशियली सेंटर ऑफ मास just before the road plus system fly off। आओ देख लेते हैं, तो क्या है ये देखो, ये पहले आपकी रोड है, इसका कहाँ पे होगा सर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म रोड है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुए सर 0,30, और मैं क्या मान सकता हूँ कि सारा मास 0.6 kg यहाँ रखा हुआ है। अरे सर यही तो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे ये लो, ये एक वो जो 0.3 kg की बॉल है, ये चिपक गई इस पे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पी पॉइंट के, सर ये तो 45 सेंटीमीटर ऊपर चिपकी है, 45 सेंटीमीटर ऊपर टकराई है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए 0,45। तो बस फिर क्या बचा है, क्या वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दें, m1y1 m2y2 m1 प्लस एक्स सेंटर ऑफ मास तो आपका 0 है, क्योंकि आपके एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के लिए 0, तो क्या आया 0.6 इंटू 30 प्लस 0.3 इंटू 45 डिवाइड बाय 0.9। तो डेसिमल तो सर सब में से गया, 180 15 एंड 135 बाय 9, कितना आया देख लेते हैं, 5 11 315 बाय 9, 9 3 27 5, ओके 35 सेंटीमीटर इज द वाई सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास के क्या कोऑर्डिनेट है, क्लियर। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि इसके भी इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत बार जो एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, और एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह का है, और ये 35 सेंटीमीटर, यहाँ ये मास चिपका पड़ा है 0.3 kg का, ये है आपका सेंटर ऑफ मास, ये आपका v वेलोसिटी से फ्लाई ऑफ हुआ ट्रांसलेशन मोशन, और ओमेगा से घूमना भी शुरू कर देगा इम्पैक्ट के बाद। अब क्या करें, अब है ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। आई एम यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास। तो एल इनिशियल कितना हुआ सर, पहले तो है ना ये बॉल आ रही थी बस चलते हुए ये, और इसकी दूरी कितनी है सर देख लेते हैं, ऐसे था, ये v वेलोसिटी से आ रही थी छोटी m, और ये कितना था सर, ये था 45 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी है सर, ये होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 35 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, आप पॉइंट पी के अबाउट भी कर सकते हो, ठीक है, आप पॉइंट पी के अबाउट भी कर सकते हो। देखो, तो ये हुआ एम वी इंटू 10 सेंटीमीटर एम वी आर। वट अबाउट फाइनल, फाइनल क्या हुआ एंगुलर मोमेंटम सर, आई ऑफ द सिस्टम, आई ऑफ रॉड प्लस बॉल इंटू ओमेगा। अरे भैया हमारे पास दो फॉर्मूले हैं एंगुलर मोमेंटम के, एम वी आर या फिर आई ओमेगा। अब आई रॉड प्लस बॉल अगर आप निकाल लो तो बस
सवाल सोल्व है उसके बाद तो बात खत्म, कुछ बचेगा ही नहीं सवाल के अंदर। आओ देखते हैं क्या करें। पहले ऐसा करता हूँ, आई ऑफ रोड निकाल रहा हूँ। क्लियर सर? ये लो, मैं आपके लिए है ना अलग से फिर से रोड बना रहा हूँ। सर ये तो 60 सेंटीमीटर की थी। ठीक है सर। सर 30 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास था अकेले उसका, जब तक बॉल तो आई नहीं थे। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। नया सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? सर ये आया फाइनल वाला। क्या ये 35 सेंटीमीटर ऊपर है? हाँ सर। तो इनके बीच में कितनी दूरी है? ये दूरी कितनी है? सर ये तो 5 सेंटीमीटर है। बस खत्म। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं? क्या कहती है वो? आई थ्रू अ गिवन एक्स, आई थ्रू द एक्सिस जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। क्लियर? मास यहाँ कैपिटल है। देखो, अब मुझे इसके, अब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा देख लो। सर एम एल स्क्वेयर बाय 12 तो एक रोड के लिए होता है जब उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करता है, प्लस एम 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या रोड का आ गया? क्लियर? अगर आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर नहीं है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और आई विल अपलोड ए स्पेसिफिक वीडियो ऑन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब बॉल की बात करें। सर ये मेरी बॉल है। सर ये तो 45 सेंटीमीटर ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास से कितनी हुई है? आओ देख लो। सर ये तो 10 सेंटीमीटर होगी। तो व्हाट अबाउट आई ऑफ बॉल? सर ये हुई एम आर स्क्वायर। एम कितना है? 0.3 kg। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। खत्म। क्या सेंटर ऑफ मास, इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको दोनों का, रोड का और बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया? बस अब ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो, एल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एल फाइनल, और आर आपका है 10 सेंटीमीटर। आई ऑफ रोड इज एम, अच्छा इसकी वैल्यू रख लूँ क्या डायरेक्ट? चलो फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एम एल स्क्वायर बाय 12, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू ओमेगा। आओ फिर सोल्व कर लेते हैं इसे। 0.3 इंटू 24, 10/100 मीटर्स मस्ट बी इक्वल टू 0.6, 60/100 का स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 12, 0.6, 5/100 का स्क्वायर प्लस 0.3, 10 इंटू ओमेगा। क्या सब ऐसा यूनिट में हो गई? ठीक है। 0 से 0 गया 20, 0 से 0 गया 0 से 0 गया, और इसका डेसिमल भी हटा के नीचे 10 लिख देते हैं। तो ये आया 3 इंटू 24/100, 6/12 इंटू 10, 36/100 प्लस 6/10, 400 प्लस 3/10, 1/100 इंटू ओमेगा। अब 100 तो सब में ही है मेरे ख्याल से। ये देखो, ये है एक टर्म, ये है एक टर्म, ये है। सो है गया, ये 12 है। ओके, 12 3 जा, तो ये आया 3 इंटू 24, 18/10 प्लस इसको 2, ये 3,
3/20 प्लस 3/10 इंटू ओमेगा। कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। अच्छा 3 भी सब में है। 24 इज इक्वल टू 6/10, 1/20, 1/10। एलसीएम ले लें, 20 एलसीएम आ गया, तो 12 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ओमेगा। 15/20 इंटू ओमेगा, 5 4 8, तो ओमेगा आया आपका 32 रेडियन पर सेकेंड। कोई डाउट? देख लो कहां से कहां आ गए हैं। इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, जस्ट बिफोर दिस रॉड टेक्स ऑफ फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, राइट। उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, जिससे हमें सेकंड इक्वेशन मिली, उससे सोल्व करके मुझे ओमेगा की वैल्यू मिली। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से मुझे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिली। ठीक है, आओ अब बात करते हैं आगे। अब सवाल आपसे कह रहा है आपको उस समय के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इस रोड के जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी पहली बार। तो जो आपकी ये रोड है, ये देखो, ये ऐसे था इनिशियली, ठीक है। अब ये घूम भी रही है और आगे चल भी रही है। एक टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगी रोड पहली बार। उस समय पे आपको इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं और ओरिजिन है ये, तो ये आपका बेसिकली एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। क्या हमें पता चल चुका है कि v की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड और ओमेगा की वैल्यू है 32 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? अब ये बताओ मुझे, ये कितने एंगल से घूम जाएगी जब ये पहली बार हॉरिजॉन्टल होगी? π/2 सर, π/2 एंगल। अब आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो, मान लो मैं ये टॉप मोस्ट पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ सर? ये घूम के तो इधर आ गए है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये कितना था? ये ऐसे था, ये देखो, ये ऐसे थी आपकी रोड पहले। जब ये घूम के ऐसे हो गई होगी तो ये पॉइंट कितना चल गया आगे? सर 90 डिग्री, π/2। तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी? π/2। आओ फिर, तो व्हेन रोड बिकम्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज π/2। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सर ओमेगा टी होता है, तो यहां से टाइम किसके बराबर आया? π/2 इंटू ओमेगा। और सर ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 32 रेडियन पर सेकेंड। तो इट कम्स आउट टू बी 0.049। ऐसा करते हैं 0.05 सेकेंड मान ले, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? अब मुझे ये बताओ, जैसे ही ये फ्लाई ऑफ करके टेबल को इसने छोड़ दिया, टेबल पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, टेबल पे फ्रिक्शन होती तो उसकी वजह से भी टॉर्क आता, एक्सटर्नल टॉर्क होता तो एंगुलर मोमेंटम शायद ना कंजर्व होता। ठीक है, फिलहाल फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही ये इस टेबल से आगे जाएगी, ये देखो, ये देखो, जैसे ही ये इस टेबल से आगे जाएगी, नाउ इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। ग्रेविटी ही इसको आग नीचे लेके आएगी। अब ये इससे फ्री हो चुका है, ठीक है। द रोड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। क्लियर? तो आपका ए वाई कितना हुआ सर जी?
और ए एक्स कितना सर 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सर जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो एस एक्स देख लें, एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये तो आपकी 0, क्योंकि ए एक्स आपका 0 है। तो एक्स कितना चला ये v इंटू टी। अब आगे की साइड कितनी है इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सर v है। क्लियर। तो कितना आया 8 5/100, 8 5 जा, टी की वैल्यू आपकी 0.05 सेकेंड है ना, और ये 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इतना मीटर आया। कहने का मतलब कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आगे कितना चल चुकी है ये 40 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट वाई, वाई की साइड कितना। अब वाई की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो एस वाई कितना आया हाफ 10 5/100 का स्क्वायर 5 इंटू मीटर। तो एस वाई कितना आया 125/100 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। तो बस कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए हैं। तो मैं एक बार और ये डायग्राम अच्छे से आपको बना के दिखा रहा हूं, या यहीं दिखा देता हूं, ये देखो। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, एक्स आपको पता चल गया। अब वाई कितना हुआ सर, पहले वाई कोऑर्डिनेट 35 सेंटीमीटर था। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इस रोड को नीचे लेके आएगी। 0.05 सेकंड में कितना नीचे आया सर 1.25 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर पहले था सेंटर ऑफ मास, उससे 1.25 सेंटीमीटर नीचे आ गया है। तो अब वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ सर 35 माइनस, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ 35 जो ओरिजिनल था माइनस 1.25 कितना आया 33.75 सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल, क्या आया 40 सेंटीमीटर कोमा 33.75 सेंटीमीटर। क्लियर। जैसे कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये हुए आपके 40, 33.75। इनिशियल सेंटर ऑफ मास आपका जस्ट बिफोर टेकिंग ऑफ यहां था, कितना था ये 0.35। क्लियर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है चीजों को समझने के लिए। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अब देखो जेई एडवांस में कैसे सवाल आए हुए हैं, मैं बताता हूं आपको। इस तरह के सवाल आ रखे हैं, ये फ्रिक्शनलेस है, एक बॉल आती है एम मास की, इसका मास कैपिटल एम, ये लेंथ आप मान लो कैपिटल एल। ठीक है। ये वी नॉट वेलोसिटी से आ रही है, जहां पे ये टकरा रही है वहां के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 0.5 है। अच्छा यहां बताओ, अपने क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है 0। क्यों सर, आया और चिपक गया, एक साथ मूव कर रहे हैं दोनों। तो ई होता क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर ये 0 हो जाएगा तो v1 और v2 क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब जो वो 0.3 kg की बॉल है वो भी उसी वेलोसिटी से चल रही है, और रोड भी उसी वेलोसिटी से चल रही है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक साथ चिपक के एक साथ ही चलें। तो हमारे केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है 0।
क्वेश्चन में यहाँ 0.5 दे रखा है, तो आप एक इक्वेशन E की बनाओगे, E इज इक्वल टू V2 माइनस U1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? बिल्कुल होगा सर, मैं बता चुका हूं क्यों। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? ये आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए इसमें एंगुलर मोमेंटम कहाँ कंजर्व है कहाँ नहीं है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखिए, पॉइंट ऑफ कोलिजन के अबाउट देखिए, आप चेक कीजिए। अगर वो कंजर्व है तो एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई इसका ओमेगा कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। और देखो 2005 में एक ऐसा क्वेश्चन आया है जेई में, 2005 में एक क्वेश्चन था, क्या था, यहाँ पे ये हिंज कर रखी है रोड आपकी, यहाँ से एक m मास v वेलोसिटी से आया, इसका मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L। जब ये रोड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये यहाँ टकराएगा इससे, कह रहा है E इज इक्वल टू 1, इलास्टिक कोलिजन है। और जब ये रोड पहली बार हॉरिजॉन्टल हो जाए, जब ये रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो बताओ कि इसका ओमेगा कितना होगा, यहाँ पे इसका ओमेगा कितना होगा। देखो सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम वैसे ही सवाल हैं आपके। क्लियर। एक और देखो, जेई एडवांस में ही ये सवाल आया हुआ है, यहाँ पे पिवट कर रखा है, एक रोड ये है और उसके बाद एक रोड ये है, ठीक है। ये दो रोड हैं आपके पास, इसका मास है 0.1 kg, इसका मास है 0.02 kg। यहाँ से एक मास आती है 0.05 kg की एक बॉल आ रही है किसी वेलोसिटी v से, यहाँ टकराती है और कहते हैं इट स्टिक्स ऑन इट। क्लियर। यहाँ पे ये हिंज्ड है, कह रहे हैं, सवाल में बोला गया है जब ये पूरा सिस्टम इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यहाँ पे ये मास चिपका हुआ है, ऐसा होने के लिए ये v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्या आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है, आप देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है। आप एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी बना सकते हो। इस पर्टिकुलर केस के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो आपको v की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये पूरा सिस्टम, जब m इससे चिपक जाए, जब ये बॉल छोटी m मास की इससे चिपक जाए 0.05 kg की, तो ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ऐसा होने के लिए v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये तो कुछ ही हैं जो मेरे फिलहाल मेरे ध्यान में है, वरना ऐसे ऐसे बहुत सवाल पूछे गए हैं, आगे भी आएंगे, पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, बस एक बार आप फंडा समझ लीजिए, उसके बाद ये सारे सवाल आपके लिए एकदम पीस ऑफ केक हैं उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ना समझ आए तो कमेंट में लिखिए, आई विल रिप्लाई बैक। और एक और डेजिग्नेटेड वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ में समझना है तो आई विल सी यू tomorrow with another video. Till then, take care, keep practicing, and thank you so much for watching.